बड़ी खबर, सिंध हुकूमत का कराची को मजीद तकसीम करने का फैसला, जिसके बाद मुल्की सियासत में भौचाल आ चुका है। कराची में 7वीं जिले की मंजूरी पर कराची की बड़ी सियासी जमातों का शदीद रिएक्शन सामने आया है और तमाम जमातों ने यक जुबान सिंध हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सबसे पहले इस पर बात करेंगे, आपकी होस्ट आयशा एहतशाम आपको खुशामदीद कहती है। बड़ी सियासी जमातें सिंध हुकूमत की तरफ से कराची की तकसीम पर उठकर खड़ी हो गई हैं। कराची में किमाड़ी को 7वां जिला बनाने के कदम को लिसानी सियासत के फरोग और कराची में मजीद तबाही और बर्बादी का फैसला करार दिया गया है। और सिंध हुकूमत जो सिंध की तकसीम पर नाराजगी का इजहार करती है, वो जमात अब कराची की तकसीम पर कैसे राजी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 7वें जिले पर बड़े तनाजे की बड़ी वजह सिंध हुकूमत की सियासी चाल को करार दिया जा रहा है। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक के इक़दामात पर सिंध हुकूमत की तरफ से कराची की तकसीम के फैसले को सियासी चाल कहा जा रहा है और कराची के मसाइल और वसाइल के लिए जंग में मजीद अब तेजी आ चुकी है। जो ही सिंध कबीना ने कराची में नया जिला बनाने की मंजूरी दी और फैसला किया कि कराची के 7वें जिला किमाड़ी में साइट, बल्दिया, किमाड़ी और हार्बर सब डिविजन को शामिल किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला सिंध ने जिला जनूबी का नाम जिला कराची रखने की भी तजवीज दी, तो फौरी तौर पर सियासी जमातों का एक बड़ा सख्त किस्म का जो रिएक्शन है वो हमारे सामने आया और एमक्यूएम ने फैसला अदालत में चैलेंज तक करने का जो अंदिया है वो दे दिया है। और एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट दिखाने के लिए कराची को तकसीम कर रही है और इस फैसले को कराची कमेटी को सबोताज करने की कोशिश करार दिया गया। पीटीआई की तरफ से इसे पीपल्स पार्टी की नादानी कहा गया और कहा गया कि माली मुफाद की खातिर नया जिला बनाने का यह फैसला हुआ है। कराची के साबिक मेयर मुस्तफा कमाल ने तो सिंध हुकूमत की सोच को मोदी की सोच के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि सिंध हुकूमत भी मोदी सोच की तरह सिंध को टुकड़े टुकड़े कर रही है। फारूक सत्तार ने कराची की तकसीम और 7वां जिला बनाने के फैसले को लिसानी फसादात की एक साजिश करार दिया। कराची की सूरत हाल तेजी से बदल रही है और जब से विफाक, अदलिया और बड़े दीगर इदारे जो हैं वो कराची के मसाइल के हल के लिए काफी एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं, तो सिंध हुकूमत की सियासत में तलखी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ 6 रुकनी राब्ता कमेटी की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ यही तीनों जमातें जो 6 रुकनी कमेटी पर मुत्तफिक हैं, कराची की तकसीम और 7वें जिले के फैसले में आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कराची में मफादात की सियासत और तजादात की सियासत इस वक्त अपने अरूज पर है। कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए खुद वज़ीर आज़म अदालत में जा चुके हैं और अब कराची के हल के लिए वज़ीर आज़म एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। कराची में आखिर हो क्या रहा है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो बड़े सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर सकें और जान सकें कि इस 7वें जिले के बनाने पर आखिर तनाजा है क्या। सबसे पहले इस पर हमारे साथ मुस्तफा कमाल साहब मौजूद हैं, साबिक मेयर कराची रह चुके हैं, उनके नाम पर यह एजाज भी है कि कराची को बेहतरीन तरीके से उन्होंने चलाया, सरबरा पीएसपी हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन हम देख रहे हैं इस कराची की तकसीम के ऊपर, लेकिन आपने तो सिंध हुकूमत और मोदी की सोच को एक करार दे दिया। मुस्तफा साहब कुछ ज्यादा नहीं कह दिया आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल ज्यादा नहीं कह दिया। सोच की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो है वो नरेंद्र मोदी यही है। मैं सोच की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो कश्मीर में कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं और इससे मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं। वो वहां पे एक आबादी को उसके विल के खिलाफ आप वहां पर अपनी सोच को मुसल्लत कर रहे हैं। यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, अगर वो काम के जरिए लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करते तो बड़ी अच्छी बात थी, लोग उसकी वाह करते। लेकिन वो तो एथनिक बुनियादों पर डिवाइड करके, तकसीम करके शहर को और सेंट्रलाइजेशन वे ऑफ मैनेजमेंट के साथ चलाना चाह रहे हैं। कराची 18 टाउन्स थे पहले। कराची इतना बड़ा शहर है, उसकी एक सिटी गवर्नमेंट की एक सेंटिटी थी, एक सेंट्रलाइज उसकी एक हैसियत थी। आपने एक शहर को पहले 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, 6 शहर बना दिया आपने। उसका आपस में एक दूसरे से कोई रब्त नहीं है, उसका मेयर के ऑफिस से कोई लिंक नहीं है। आपने एक शहर को तो आपने पहले तो ये कर दिया, अब आपने 7वां शहर बना दिया है। अब उसके बाद आप 8वां और 9वां भी बनाएंगे। दैट मीन्स कि आप इसको और कर भी रहे हैं आप एथनिक लाइंस के ऊपर। तो जो 18 टाउन्स थे वो 20 बन जाते, वो 22 बन जाते, वो 21 बन जाते। मैं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं इसको। हमने सूबा सिंध में 30 से 35 सालों तक आग और खून की होलियां देखी हैं। नस्लें तबाह बर्बाद हो गई पूरे अंदरूनी सिंध से लेकर कराची तक। एक तबाही बर्बादी का ना रुकने वाला सिलसिला है। एथनिक लाइंस पर लाखों लोग मरे हैं। आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपने दोबारा इसको दोहराया है कि कराची को एक जिला और 18 टाउन की पोजीशन पर ले आया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कराची के मसाइल इससे हल हो जाएंगे?
जी बिल्कुल, मसाइल इससे जो है वो बहुत हद तक इससे हल होंगे, इसलिए कि जब सिर्फ एक बात मैंने नहीं की ना, मैंने जो आगे उससे ऊपर भी 2 बातें की हैं, वो ये बातें की हैं, ये तो तीसरी बात है जो आप कह रही हैं। दूसरी बात मैंने ये की, जो इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिले हैं, वो सूबों को मिले हैं, सूबों के लोगों और यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट और लोगों को, गाँव गोठों शहरों को मिले, वो एक वजीर आला को सिर्फ नहीं मिले हैं। अभी 18वीं तरमीम का इख्तियार और वसाइल उसने अपने पास रखकर जो उसको पार्क के लिए नीचे नहीं दे रहा, तो वो नीचे दें। उसके बाद NFC अवार्ड में जो पैसे मिलते हैं वो उनके अपने पैसे नहीं हैं, अपनी मर्जी के पैसे नहीं हैं, वो सूबों के पैसे हैं। वो NFC अवार्ड जो मिल रहा है उनको सूबों के लिए, उसके नीचे वो PFC अवार्ड का इजरा करें। तीसरी बात मैंने ये की है कि भाई ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपने बना दिए थे आज से पहले तक, आज 7वां भी आपने बना दिया, इसको आप एक डिस्ट्रिक्ट करके नीचे जो डिसेंट्रलाइज 18 टाउन्स थे उनके नीचे यूनियन काउंसिल थी, आप उसको बहाल करें और सिटी का लिंक कायम करें, टाउन के साथ सिटी का लिंक कायम करें। अभी तो आपने एक घर, जिस तरह फर्ज करें कि एक घर वालों को आपने, एक साथ रहने वालों को आपने अलग अलग दीवारें बनाकर अलग अलग कमरे कर दिए, उन आपस में घर वालों का कोई ताल्लुक नहीं, आप घर के आपने बंटवारे कर दिए बेसिकली पीपल्स पर। और ये कितनी खतरनाक बात है कि यहां पर तमाम एथनिक ग्रुप्स लाखों की तादाद में रहते हैं, आपने एक एथनिक बुनियादों पर ये आप जो यहां पर एक डिवाइड है आप उसको वाइडेंट कर रहे हैं, आप इन फॉल्ट लाइंस को वाइडेंट कर रहे हैं। हमें पता है इस वाली बात का ना, आज सबूत के साथ ये भी, इस चीज का भी इस्तेमाल है, वही लसानियत की जो आप बात करें, बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। आपको क्या लगता है क्यों आखिर पीपल्स पार्टी ने यह फैसला लिया? एक काउंटर अटैक था, काउंटर एक्ट था, या फिर सियासी तौर पर आपको लगता है कि कोई फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को होने वाला है एक और डिवीजन करके कराची में? देखिए, पीपल्स पार्टी आज देखें जो हशर है, सुप्रीम कोर्ट आकर यहाँ पर जो है वो केस सुन रही है, नालों के ऊपर अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, यहाँ पर हुकूमत सिंध के ऊपर अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, वजीर आजम ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर भेज रखा है। ये शहर क्योस है, जिनसे अपना कचरा नहीं उठ रहा, जिनसे अपने नाले साफ नहीं हो रहे। आज के इस टाइम पे ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत जरूरी अमल था कि आज इसी दौर में आप जो एक नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दें। पहले 6 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो बड़ी दूध की नहरें बहा दी आपने कि अब जो है वो 7वां डिस्ट्रिक्ट आप बना रहे हैं। आइडिया आपका सिर्फ ये है, करना आप ये चाह रहे हैं कि आप जो सिंध कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं वो सिंध कार्ड कराची के बगैर पूरा हो नहीं पा रहा। कराची पे आप जो है वो कराची आपको चाहिए, कराची आप काम करके ले नहीं सकते, तो कराची आपने एथनिक बुनियादों पर, आपके पास चूंकि पावर आज है, आप एक एथनिक बुनियादों पर आप उसकी बाइफर्केशन, तकसीम दर तकसीम करके आप ये काम कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि जब इन्हीं बुनियादों पर कोई यहां से नारा लगाता है अपनी नाहलियों को छुपाने के लिए कि हम सिंध के 2 टुकड़े करेंगे, तो आप फौरन जो है वो बिल्कुल चीख कर बोलते हैं कि हम सिंध की तकसीम नामंजूर। जिस बिना पर आप कहते हैं कि सिंध की तकसीम नामंजूर, उन्हीं चीजों को बेसिस बनाकर आप जो कराची की तकसीम कर रहे हैं। ये सिंध। मुस्तफा कमाल, साबिक मेयर कराची, सरबराह PSP शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब सीनियर रहनुमा है MQM के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि हमने आपको कहा था कराची के सारे जो हम स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड आज लेने की कोशिश करेंगे। शैला रजा साहिबा, वही वाला सवाल जो मुस्तफा कमाल साहब छोड़े गए हैं, सिंध की तकसीम पर आपको जहां पर एतराज है, वहीं पर कराची की तकसीम पर आपको कोई एतराज नहीं है, ना कोई नाराजगी है, आप बड़े राजी हैं। आखिर ये दोहरा मयार क्यों है? पहली बात तो ये कि ये फैसला सिर्फ कराची के लिए नहीं हुआ, कराची के सिर्फ एक जिले के लिए। अभी सिंध के भी मुख्तलिफ जिले हैं जिनको जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि ये जो जिला है, ये जिस केमाड़ी और जो किया गया है वह ये बहुत बड़ा जिला है, और एक DC के साथ इसमें प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक सूबे की बात है, एक तो मैं ये बता दूं कि सिंध के और भी जिले ज़ेरे गौर हैं जिनको इस तरह से किया जा रहा है। जहाँ तक सूबे की बात है, ये तो आईनी तरीक़ाकार इसके लिए दिया हुआ है। अगर किसी को सूबे को तकसीम करने का शौक है, उसमें आईन में तरीका दिया हुआ है कि रेजोल्यूशन जो है वो सिंध असेंबली से, सूबाई असेंबली से पास कराए, और 2/3 मेजॉरिटी में अगर 2-3 दफा रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो कोई मसला ही नहीं होगा। अब ये बात तो बहुत ही अजीब सी है कि ये एक इंतजामी मसले को एक आईनी तरीक़ेकार वाले मसले से जो है वो किया जाए। एक जिसका फैसला कैबिनेट कर सकती है
और एक चीज जिसका फैसला असेंबली ने करना है वो हम कैसे कर सकते हैं? शैला साहब, लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त पर आपको ये फैसला अचानक से क्यों करना पड़ा? कहा यह जा रहा है कि ये काउंटर एक्ट है पीपल्स पार्टी का। जी अगर आप सिंध की तकसीम करेंगे, लें जी अब हम कराची की तकसीम करेंगे, तो ये इस तरह का कोई मामला है? देखिए, ये बात बड़े दिनों से वहाँ पे थी। आबादी भी जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज्यादा है और तो जो है ना बहुत सोच समझ के ये किया गया है कि इस तरह से इसको करें। तो बाकी जो है इनके दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी अभी और है कि किनको किया जाए, तो इसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई उस तरह टेलर मेड हरकतें नहीं की गई जो 2002 में कराची के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में की गई थी कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी जीत सकती है उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी। और पुराना 239 मुझे याद है कि एक आर्च की शक्ल में ज़िगज़ैग होता हुआ सबसे बड़ा हल्का था। तो हमारी इसमें अच्छी शामिल नहीं है। सबसे बड़ा शैला साहब आप साथ ही रहिएगा। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं एमक्यूएम के। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आज देखने में आया। ख्वाजा साहब मुझे ये बताएगा कि एमक्यूएम के जो है वो क्या तहफ्फुज़ात हैं, आप क्या समझते हैं कि आखिर क्यों ये फैसला जो है वो नहीं होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो इस फैसले की हुकूमत के पास दलील क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इस फैसले के खिलाफ भरपूर दलीलें हैं। अच्छा। नंबर 1 है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस फैसले की मुखालफत करती है और शदीद मजम्मत करती है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये जिले बनाए गए, आपको अगर याद होगा कि 2008 से 2015 तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा सर पे मारा कि इंतखाबात कराओ, तो पीपल्स पार्टी ने मजबूरन इंतखाबात कराए और उस इंतखाबात से पहले 6 जिले बना। हमने उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर हाउस में इसकी मुखालफत की थी, फिर कुरंगी जिला बनाया। अब ये मसला अगर जिला बनाने का हुकूमती तर्ज हुक्मरानी बेहतर करना है तो इसके साथ पैसा भी ट्रांसफर होगा। माली ट्रांसफर कहीं नहीं है, इंतजामी ट्रांसफर कहीं नहीं है। वो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, वो एक ग्रेड की नौकरी नहीं दे सकते। तो ये जिले सियासी बुनियादों पर जिले हैं, ये इंतजामी और माली बुनियादों पर नहीं है। और दूसरी अहम तरीन बात, अगर कराची को इंतजामी तौर पर इसलिए आर्ग्यूमेंट अगर आप कर रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है, तो आबादी तो पूरे सूबे में बढ़ गई है। हमारा तो मुतालबा है सूबे सिंध में इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, तो वो फिर बात हमारी नहीं तो वो तो अभी कहा ना शैला साहिबा ने ख्वाजा साहब कि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है बल्कि और जगहों पर भी आप सुनेंगे कि इस तरह की फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन शैला साहिबा मेरी कलीग है, हमेशा याद रखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है ना फाइनेंशियल डिविजन के साथ होते हैं, पॉलिटिकल डिविजन के साथ नहीं होते। ये किसी हुकूमत के किसी वजीर से पूछ लीजिए डिवीजन अगर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल डिवीजन है या नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन है, ये सियासी तौर पे तकसीम है, लिसानी तौर पे तकसीम है। इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और उसी तरीके से उसके अंदर एनएफसी के थ्रू फाइनेंशियल डिविजन होते हैं। और आखिरी आर्गुमेंट मेरा ये कि अगर बहुत अच्छी बात है जी जिले बनाए हैं, तो ये जो मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है पिछले 40 साल से, आप अपना कैमरामैन मेरे साथ भेज दें। इधर साउथ का चेयरमैन बैठा है पीपल्स पार्टी का, जो कि वजीर आला से शायद 4 साल में 2 बार मिला हो। आप मेरे साथ अपना कैमरा भेज दें। साउथ के ताजिर तो फौज बुला रहे हैं कि फौज के हवाले करो कराची के। इसी तरीके से मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देखिए आप किस तरह से वहाँ भी सेवेज उबलते हुए, गटर, पीने का पानी नहीं, गंदी नाली में सब्जियां उग रही हैं, लोग वहाँ के वो खरीद के खाते हैं। मेरे साथ चलें, शैला साहिबा हो या सिंध का कोई भी वजीर मेरे साथ चले, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, मुझे एक यूसी दिखा दीजिए इन दोनों जिलों में जहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की और रोल मॉडल अच्छा दिया है। अगर आपका रोल मॉडल अच्छा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि माड़ी। और फिर जब एमक्यूएम ने हैदराबाद को डिवाइड किया तो आपने उसको इकट्ठा कर दिया। क्यों भाई, अगर हमने गलत काम किया था तो अब आप कराची में गलत काम कैसे कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और एमक्यूएम के जो भी रिजर्वेशंस थे वो बयान करे थे। शैला साहिबा ने भी जिस बुनियाद पर ये फैसला लिया गया उसको बयान किया। हमने देखा कि एक तरफ सिंध हुकूमत ने फैसला किया और दूसरी तरफ कराची के बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन जो है इसके ऊपर सामने आ रहा है। बहरहाल कराची के मसाइल और वसाइल के ऊपर जो जंग है उसमें काफी शिद्दत आ चुकी है और आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तनाजा जो है वो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है जी हमें पीटीआई के
एहतसाब के बयानिए के ऊपर। ये वो बयानिया था जिसको बुनियाद बनाकर जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत में आई है। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमारे लिए वो जो असूल हैं वो कुछ और हैं और आपके लिए कुछ और हैं। आखिर ये मामला कब तक चलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ रहिए। पीटीआई ने इंतखाबात में बड़े बड़े नारे लगाए। इन नारों में अगर सबसे बड़ा नारा कोई था तो वो था जी एहतसाब का नारा। हुकूमत में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से बार बार ऑपोजिशन के हवाले से कहा गया कि एनआरओ नहीं देंगे। मैंने अगर एनआरओ दिया तो मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। जब नैब ने ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई की, हुकूमत ने इसे अपना क्रेडिट करार दिया। लेकिन जब बात हुकूमत के किसी भी ओहदेदार की पेशी पर आई तो नैब को बनाया गया निशाना। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जब नैब ने बुलाया और उनसे सवालात किए तो वज़ीर आज़म ने नैब के इस इक़दाम को शर्मनाक करार दिया। नैब की साख पर ऑपोजिशन ही नहीं, हुकूमत की तरफ से भी हमले हुए। यही वजह है कि पीटीआई के एहतसाब बयानी को बड़ी ज़रब लगी है और इस वक्त 2 साल के बाद तहरीक इंसाफ इस बयानी पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं, उनकी टीम भी नैब पर तनकीद करते रही है। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि करप्शन के खात्मे पर तमाम इदारे और फौज एक पेज पर हैं। और आज वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने भी एक बार फिर से कहा कि इमरान खान किसी सूरत भी कोई एनआरओ जो है वो नहीं देंगे और ऑपोजिशन ने बहुत से लोगों को नाअहल होता देख रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ नैब की तरफ से उस्मान बुज़दार को पूछगिछ पर बरहम है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत एहतसाब और इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। अब क्या वो पीटीआई जिस पर नैब के इक़दाम के हवाले से दोहरे मयार की बातें हो रही हैं, वो क्या एहतसाब कर पाएगी? इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भट्टी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नारा एहतसाब, वो बयानिया जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आई है। अब इनके अंदर से ही लोग ये तस्लीम कर रहे हैं कि बयानिया तो हम नहीं साबित कर पाए, एहतसाब तो हम नहीं कर पाए, तो अब होगा क्या तहरीक इंसाफ का? देखिए, तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि एहतसाब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एहतसाब का असल मतलब ये इंतकाम समझते हैं। इंतकाम जितना वन साइडेड एहतसाब अब हो रहा है, हिस्ट्री में ही शायद कभी हुआ हो। अभी आप मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब का सुना रहे थे तो मुझे दुख हो रहा था कि इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है और कह रहे हैं नैब वाला तो शराब वाला केस मजाक है, तो आप इतने बड़े सूबे के वजीर आला को बुला रहे हैं। ओ भाई, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नैब ने 100 से ज्यादा उसकी पेशियां की, शाहिद हसान अब्बासी ने, साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, हमजा ने, उस वक्त तो मजाक आपको बड़ा संजीदा लग रहा था। ये सिलेक्टिव जो एहतसाब है नफरत को जन्म दे रहा है, नफरत को। और याद रख लें, जो इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, जो खान साहब को लाए हैं, आने वाला सैलाब सब गिराएगा। इस तरह का सिलेक्टेड एहतसाब चल ही नहीं सकता। इस शराब के केस को वो माइनस कर रहे हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं है खान साहब को। इनफैक्ट खान साहब की प्रॉब्लम ये है, जिस तरह लोग मिसगाइड हो गए, उन्होंने कभी तहसील लेवल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, एमपीए का नहीं लड़ा, कभी हल्के में कोई बंदा फोट हो जाए उस पर नहीं गए, ना कभी बिजनेस किया, ना कभी जॉब की। और इसलिए मेरा ख्याल है वो चाहते हैं ना पाकिस्तान में किसी का बिजनेस है, ना कोई जॉब कर सके। तो ये जिस तरह कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि मैं सबको नहल होते देख रहा हूँ, तो भाई आपके बारे में भी 2 रेफरेंस है। इस वक्त पंजाब हुकूमत के बारे में कमो बेशतर चेयरमैन नैब की टेबल पे 15 ऐसे विटनेस केसेस हैं कि जिन पे उसी वक्त रेफरेंस हो सकता है, वो सारे ही मौजूदा हुकूमत के हैं। अगर आपने ये कहना है कि करप्शन आप पीटीआई को जायज और दूसरों को हराम है, फिर तो एक अपना इनका दीन है, अपना एक ईमान है, मैं उसमें नहीं आ सकता। लेकिन शायद जिस तरह ये चल रहे हैं, इस तरह मुल्क का चलना मुश्किल है। ये अपने लिए आप ही खतरा है। इनके अपने दावे इमरान खान के याद लकरे शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। वो किस मिठाई से कह रहे थे कि अगर मुझे पता होता हो भाई 101 आपको ISI ने भेजी है रिपोर्टें, आप मुझे कह रहे हैं आईबी के बंदे का खुद केस वो चल रहा है नैब में।
وہ تو آئی بی ہمیشہ پرائم منسٹر جو خوش ہوتا ہے وہ اس کا بیان دے, وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیتی ہے. صرف میں عمران خان صاحب سے اتنی گزارش کرتا ہوں عائشہ محترمہ, آپ سے انہیں کہیں جو ڈاکٹر رحیل ایکس پرنسپل سیکرٹری نے نیب کو بیان دیا وہ بنا کے پڑھ لیں, ٹی وی پہ پڑھ دیں. میں عمران خان صاحب کو لیڈر مان جاؤں گا. صرف چھوٹی سی ٹھیک ہے جی, آپ کا میسج میرا خیال ہے خان صاحب تک پہنچ چکا ہوگا. منصور علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور, چیف ایگزیکٹو کو بلانا ایک مذاق ہے شراب کے کیس میں, اگر کوئی کیس بنتا تو میں خود جو ہے سب سے پہلے اس کے خلاف جاتا. تو یعنی خان صاحب اب بتائیں گے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, احتساب کا یہ دوہرا معیار کیسے چلے گا؟ دیکھیے, ایک منٹ کے لیے آپ یہ بھول جائیں کہ عثمان بزدار صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. ایک منٹ کے لیے یہاں پہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیں, اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو اگر نیب میں بلایا ہوتا اور اس وقت نواز شریف یہ بات کہتے ہیں کہ نیب نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا ہے اور میں نے آئی بی سے چیک کرا لیا ہے, شہباز شریف جو ہے وہ بے گناہ ہیں. آپ اس سینیریو میں خود امیجن کر لیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کا رد عمل کیا آتا. وہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے احتساب, یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کس طرح کر رہا ہے؟ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اپنے ادارے سے چیک کروا لیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ کل کو اگر نیب نے انہیں قصوروار ٹھہرا دیا, جو کہ اب پرائم منسٹر کے اتنے پریشر کے بعد اور بھی مشکل آپ نے بنا دیا, لیکن اگر انہوں نے ٹھہرا بھی دیا تو آپ نے ملک کے 2 اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. یعنی کہ آئی بی کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ نے سوال اٹھا دیا, اور ساتھ ساتھ اگر نیب نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی وہ گلٹی ہے, تو نیب کی بھی آپ نے کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل بنا دیا, کیونکہ آپ کے مطابق آپ کی ایک خفیہ ایجنسی آپ کو یہ بتا چکی ہے کہ نہیں جناب یہ تو ناٹ گلٹی ہے. تو یعنی اگر نیب ان کو گلٹی کہتا ہے تو آئی بی کی تمام کاروائیوں کے اوپر آپ نے انگلی اٹھا دی کہ جنانی آئی بی وہ کہے گا جو وزیر اعظم کہے گا, آئی بی نے وہی کرنا ہے. تو ایک پرائم منسٹر کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. اور پنجاب کے اندر میں آپ کو لاہور کی صورتحال یہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, پی ٹی آئی کے منسٹرز, یہاں تک کہ اور بھی سینئر رہنما اب اپنے آپ کو عثمان بزدار صاحب سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عثمان بزدار صاحب سے جس قسم کی شعائیں نکل رہی ہیں وہ اس کے لیے سب کے لیے ہی خطرناک ہے. جو ان کے قریب ہوگا یہ اس کے لیے خطرناک ہے. یہاں تک یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگلے جو چیف منسٹر ہیں اس کے لیے مختلف کینڈیڈیٹس نے لابنگ شروع کر دی ہے, نمبر گیمز کے اوپر کانسنٹریشن شروع ہو گئی ہے. صرف اپنی پارٹی میں نہیں, نون لیگ کے بھی ایم پی سے رابطے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کسی بھی وقت جو ہے وہ بزدار صاحب کو اٹھایا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا, یہ صورتحال ہے. ہاں البتہ عمران خان صاحب اینڈ تک کوشش کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کو بچایا جا سکے, ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کبھی کبھار وہ فلموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی گاڑی جو ہے نا, اگر وہ کسی ٹرک کے ساتھ بندھی ہوئی ہو, گاڑی نیچے گرنے لگے تو کبھی کبھار ٹرک بھی پورا ساتھ لے جاتی ہے نیچے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ گرتے ہوئے جو ہے وہ کسی گاڑی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, کہ یہ نہ ہو کہ پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آتے آتے جو ہے وہ مرکز کے اندر بھی تبدیلی آ جائے. صحیح ہے. اچھا بھٹی صاحب دوسری طرف ہم دیکھیں جہاں پر بابیلا ایک احتساب کر رہے ہیں, وہاں پر بھی تو احتساب نہیں ہو رہا نا, کہ این آر او نہیں دیں گے, یہ بار بار کہا تو جاتا ہے, لیکن دوسری طرف سزا یافتہ مجرم جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, سزائیں دی نہیں جاتی, کچھ ثابت نہیں ہو پاتا, اقتدار بھی ان کے پاس ہے, اختیار بھی ان کے پاس ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ پھر کس سے سوال کریں, عوام کس کے پاس جائیں, کس سے پوچھیں؟ دیکھیں احتساب کا نعرہ کون لگا رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان صاحب سے این آر او مانگا کس نے ہے؟ مجھے 30 سال ہو گئے اس جرنلزم. میں چیلنج کر رہا ہوں عمران خان ایک نام بتائے کسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہ انہوں نے مانگا. وہ بھائی جو آپ کو لائے ہیں, جنہوں نے نواز شریف کو بھیجا تھا, آپ نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, وہ آپ سے پوچھ کے کریں گے احتساب, وہ آپ سے پوچھ کے این آر او دیں گے. آپ نواز شریف کو روک سکے؟ آج بھی وہ کافی پی رہے تھے. یار آپ تو میرے بھائی, آپ نے ساری عمر ایک اسٹینڈ لیا کہ میں الیکٹیبل کو نہیں لوں گا, آپ نے لے لیا. عوامی دباؤ کی وجہ سے ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ گئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان طبقہ جرت دلانے کے لیے الطاف صاحب کو لندن گئے تھے, اور کراچی کی عوام نے کہا جب تک پی ٹی کو ایم کیو ایم عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی ہم کھانا چھوڑ دیں گے, مر جائیں گے بھوکے. اسی طرح اختر مینگل ان کے ساتھ آیا, عوام نے دباؤ اتنا ڈالا کہ اختر مینگل اب نارمل ہو چلے تھے, انہوں نے کہا فرنم پارٹی میں جاؤ. وہ جسے یہ چور کہتے تھے پرویز لائی, وہ بھی عوام کے دباؤ پر آئے. تو میرے بھائی عمران صاحب اب خود عوام کے دباؤ پر آئے ہیں, عوام کے پریشر پر آئے ہیں, اور عوام کا پریشر اب پھٹنے والا ہو گیا, اور یہ پھٹنے والا ہو گیا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں,
ये उसको बचाते बचाते आप मोटर वे पे बहुत तेज स्पीड से जाते हो ना, तो मैं मंसूर साहब की मिसाल बदल देता हूँ, अचानक कोई गीदड़ आगे आ जाए ना तो गाड़ी उल्ट जाती है। अच्छा, गीदड़ ठीक है। ने तो मरना ही मरना, नई गाड़ी भी ले जाती है, और वो तीसरा शरीफ आदमी जा रहा है उसकी गाड़ी में भी टक्कर लग जाती है। ठीक तो है, टक्कर का इंतजार करें कब लगती है। ठीक है। अच्छा मंसूर, मुझे ये बता दीजिए कि अब नैब का क्या होगा, वहां पर एहतसाब किस तरीके से होगा? पहले ही जो है वो इल्जामात लग रहे थे, आखिरी मिनट है मेरे पास, जरा क्विकली बता दीजिए। अब खान साहब भी जो है वो कहते हैं कि ये तो मजाक किया है चीफ एग्जीक्यूटिव। देखें, ये जो शराब के लाइसेंस का केस है, ये मैं आपको बता दूं, ये बारिश का पहला खतरा है, मजीद खतरे भी तैयार हुए में हैं। अगर गुजार साहब इसमें से बच भी गए तो और भी 2 केसेस हैं जो जिन मामलों को अभी आगे आना है। मेरा नहीं ख्याल कि गुजार साहब जो है इस आने वाले आंधी से, इस तूफान से बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। मंसूर साहब के मुताबिक तो तय हो चुका है, अगर इस केस से बच भी जाते हैं बुजदार साहब तो आगे जो केसेस हैं वो तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? वो आएंगे या लाए जाएंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ की जमानत के मामले पर अगर देखा जाए तो नैब और हुकूमत की जानिब से खामोशी जो है वो कई किस्म के सवालात जो है वो पैदा कर रही है। नवाज शरीफ की जमानत हुई तो एक सियासी भौचाल आ गया था। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म की एक और तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आई। सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर अब वो तस्वीर देख भी रहे हैं, और इस तस्वीर ने एक बार फिर से जो सियासी गर्मा गर्मी थी, जो पॉलिटिशियंस के ट्वीट्स थे PTI की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उनका एक सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो गया। लेकिन दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस में इन्हें इश्तिहारी करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ तो उनको नहीं मिला। नवाज शरीफ के वकील ने इश्तिहारी करार दिए जाने के खिलाफ जो एक दरखास्त दी थी वो भी जो है वो वापस ले ली। जब उनसे पूछा गया कि दरखास्त क्यों वापस ली गई है तो उन्होंने कहा कि उनके जो क्लाइंट है उनके कहने के ऊपर ये दरखास्त जो है वो वापस ली जा रही है। हुकूमत पंजाब ने अगर नवाज शरीफ की जमानत में तौसीन नहीं की तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट के पेश नजर नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई थी और पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की जमानत में तौसी करने का इख्तियार रखती है। अब जमानत में तौसी इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स के हवाले से एक कमिटमेंट की गई थी कि वो रिपोर्ट्स दिखाई जाएंगी, पेश की जाएंगी। पंजाब हुकूमत को मुतमईन करने में जो है अब वो नाकाम हो चुके हैं और वो कन्विंस्ड नहीं है इस चीज के लिए कि जमानत मजीद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह सवाल किया जी कि 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से भी ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई जिसके मुताबिक मुल्जिम की अदालत की जानिब से दी जाने वाली जो जमानत है वो गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो कितनी बढ़ चुकी हैं। अगर वो मुल्क वापस नहीं आते हैं तो पंजाब हुकूमत पर इसकी कितनी जिम्मेदारी आयद होती, क्योंकि पंजाब हुकूमत की परमिशन के साथ ही वो बाहर गए थे। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद जानेंगे इस हवाले से। इरफान कादिर साहब, अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसी से इनकार कर दिया है। एहतसाब अदालत ने इन्हें इश्तिहारी करार दिया और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें कोई रिलीफ भी नहीं मिला है। तो इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? मुझे जहां तक पता है इनके खिलाफ जो 3 रेफरेंसेस थे, 2 रेफरेंसेस जो इनकी जो कन्विक्शन हुई थी वो तो ऑर्डर सस्पेंड हो चुके थे और फ्लैगशिप में तो वैसे ही ये क्विट हो गए थे, तो उसी के बाद ये मुल्क से बाहर भी गए थे। अब अगर अदालत ने अपीलें सुननी है और वो अपीलों में वो समझते हैं कि इनकी प्रेजेंस जरूरी है, गो के अपीलें तो इनके बगैर भी फैसला हो सकता है अपीलों का, वो तो डिस्पेंस विद कर सकते हैं इनकी जो प्रेजेंस है उसको और वो अपीलें सुन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो इनकी अपीलें सुन के उस पर फैसला कर दें। ये जो इशू चल रहा है कि अदालतों का ख्याल है कि ये हुकूमत कर रही है और हुकूमत समझ रही है कि हमने अदालतों के कहने पे किया, तो ये तो मुझे हैरानगी हो रही है कि आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं ऐसे हो सकता जिससे कि वो मेन अपीलें डिसाइड करें ताकि वन वे और दी अदर ये मैटर जो है ये खत्म हो जाए। तो इरफान कैसे मतलूब है अदालतों को नवाज शरीफ साहब? मफरूर करार दिए जा चुके, इश्तिहारी करार दिए जा चुके, अब अगर वापस नहीं आते तो इसकी कितनी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत के सर आएगी?
میرا نہیں خیال کہ پنجاب حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات آئے گی، کیونکہ اس میں تو احتساب جو ہے وہ پنجاب حکومت تو نہیں کر رہی. یہ کیسز تو بنائے تھے نیب نے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں وہ جو ایک کنٹروورشل جج صاحب تھے انہوں نے اس میں بیچ میں 2 فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اور اسی سے یہ ساری کنٹروورسی مچی تھی، اور اسی دوران میں یہ بیمار ہو گئے تھے اور عدالتوں کے سامنے معاملہ گیا تھا، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ نے ان کی بیماری کو مانتے ہوئے ان کو خود ضمانت دی تھی. تو جب سپریم کورٹ نے ایک ضمانت دی تو پھر تو اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی اور عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف اگر اسی طرح کی صورتحال ہو تو کیسے جا سکتی. اور جو پنجاب حکومت نے، کیونکہ اجازت تو ایونچولی پنجاب حکومت نے دی تھی، تو جو پنجاب حکومت نے اجازت دی، پنجاب حکومت ہی کہہ سکتی ہے کہ اس کی بنیاد بھی وہی ریمارکس تھے. بالکل آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ پنجاب حکومت کہہ سکتی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ نے شروع میں اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا تھا، اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے کو بہت سنگینی سے لیا تھا، اور پھر ان کو ملک سے باہر اس کے بعد جانے دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اس میں عدالتوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تو عدالتوں کا بھی اس میں بڑا رول تھا، اور احتساب کے جو ایک جج صاحب ہیں وہ بھی تھے اس کے بیچ میں، اور ایک کنٹروورسی مچی ہوئی ہے. اور اب میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ اپیل جو ہے 3 اپیل کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہی، یہ اپیل ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے. صحیح. اچھا نواز شریف صاحب اگر خود واپس نہیں آتے ہیں عرفان قادری صاحب، تو پھر کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس ان کو واپس لانے کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آنا چاہتے تو نیچرلی وہ اس چیز پہ ریلائی کریں گے کہ جی وہاں پہ میرے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ ایک قسم کی سیاسی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بنے ہیں، کیونکہ جج صاحب جو ہے وہ خود کنٹروورشل ہو گئے ہیں. جج صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن آ چکی ہیں، ہائی کورٹ نے ان کو نکال دیا ہے. ان حالات میں میرا سیف نہیں ہے وہاں جانا، اور وہ ایکسٹینشن پروسیڈنگ اگر وہاں شروع ہوتی ہے ان کے خلاف اور وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہ تو ایک بڑا لانگ ڈرون پروسیس ہوگا. اس دوران میں تو میرا خیال ہے 2-3 سال لگ جائیں گے، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور نئے الیکشنز آ جائیں گے. اچھا عرفان قادری صاحب، یہ تمام صورتحال میں جو نیب کی خاموشی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ جی نیب دیکھیں، اس میں نیب کا اتنا رول ہی نہیں ہے. یہ جو ریفرنسز فائل ہوئے تھے تو سپریم کورٹ کے احکامات کے نیچے فائل ہوئے تھے. نیب تو اس معاملے میں جا ہی نہیں رہا تھا. جب سپریم کورٹ نے یکے بعد دیگرے ان کو آرڈر کرنا شروع کیا، ان کی انویسٹیگیشن کو سپروائز کرنا شروع کیا، ان کی پروسیکیوشن کو مانیٹر کرنا شروع کیا، ٹرائل کو مانیٹر کرنا شروع کیا، تو نیب تو ایک سائٹ پہ کھڑا اسپیکٹیٹر تھا جو دیکھ رہا تھا کہ ان سے کچھ چیزیں کرائی جا رہی ہیں. لیکن نیب کا کوئی ایکٹیو رول تو ساری چیز میں نظر نہیں آتا. اس لیے نیب تو اب خود ایک خاموش تماشائی ہے اس ساری چیز میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیب خاموش تماشائی ہے اس تمام صورتحال میں. ماہر قانون عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی جو قانونی رائے ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس سارے معاملے کے اوپر. بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے واضح قسم کی جو ریمارکس تھے وہ دے دیے گئے تھے، تو اس کے بعد پنجاب حکومت بھی ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کو بیس بنایا، اور اس طرح سے ایونچولی ایک جو بڑی ذمہ داری ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر آتی ہوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.